स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज हम यहाँ बात करेंगे कल से लेकर आज तक की कुछ देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर है भारत पाक डीजीएमओ वार्ता, सीज फायर पर चर्चा। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिम चौधरी ने आज 12 मई को दोपहर 12 बजे टेलीफोन पर बात, जिसमें 10 मई के सीज फायर समझौते को बनाए रखने पर चर्चा हुई। ये वार्ता जम्मू और श्रीनगर में 10/11 को हुए विस्फोटों और ड्रोन हमले के बाद हुई, जिन्हें भारत ने पाकिस्तान द्वारा समझौते का उल्लंघन बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने वार्ता में सख्त रुख अपनाया, आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने केवल भारतीय आक्रामकता का जवाब दिया। बताया जा रहा है कि यह वार्ता तनाव को कम करने की कोशिश है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास गहरा है। भारत को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान ड्रोन रणनीति दिखाती है कि दोनों देश सैन्य रूप से तैयार है। सीज फायर का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाता है। हालांकि भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत जैसे आईएमएफ में पाकिस्तान के वेलआउट का विरोध इसे मजबूती स्थिति दे सकता है, लेकिन सीमा पर तनाव बढ़ने से क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार पर असर पड़ सकता है। दूसरी खबर है ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य कार्रवाई। भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सिंदूर, जो 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में शुरू हुआ, 12 मई यानी आज तक जारी है। 6 से 10 मई तक 11 पाकिस्तान एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमले किए गए। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना नष्ट, 5 आतंकी मारे गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकी बुनियादी ढांचे को खत्म करना। एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि जैश सरगना मसूद अजहर का परिवार भी मारा गया, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की शून्य सहिष्णुता नीति का प्रतीक है, जो 2019 के बालाकोट हमले की तर्ज पर है। ब्रह्मोस मिसाइलों का उपयोग भारत की तकनीकी श्रेष्ठता दिखाता है। हालांकि पाकिस्तान के जवाबी ड्रोन हमले और क्षेत्रीय अस्थिरता से भारत के सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब में आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी और अमेरिका की मध्यस्थता की पेशकश भारत के लिए कूटनीतिक जीत है, लेकिन ये क्षेत्र में तनाव को लंबा भी खींच सकती है। गोवा मंदिर हादसा। गोवा के श्रीदेवी लहरई मंदिर में 10 मई को भगदड़ से 6 लोगों की मौत हुई, 15 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जांच कमेटी बनाई और मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। हादसा मंदिर में वार्षिक उत्सव के दौरान भीड़ के अनियंत्रित होने से हुआ। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। यह हादसा भारत में धार्मिक योजनाओं में भीड़ प्रबंधन की कमी को उजागर करता है। हाल के सालों में तिरुपति और वाराणसी जैसे स्थानों पर भी ऐसी घटना हुई है। गोवा जैसे पर्यटन निर्भर राज्य में यह हादसा न केवल स्थानीय समुदाय को प्रभावित करता है, बल्कि पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया स्वागत योग्य है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए मंदिरों में सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति। नगरेटा सैन्य स्टेशन पर 10 मई की रात गोलीबारी में एक सैनिक घायल हो गए। सेना ने तलाशी अभियान शुरू किया, कोई गिरफ्तारी नहीं। पंजाब के 6 जिले तरन तारन, फिरोजपुर, अमृतसर आदि में 12 मई यानी आज स्कूल बंद रहे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। श्रीनगर में ब्लैकआउट लागू और सीमावर्ती गांवों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जम्मू कश्मीर में गोलीबारी और तनाव भारत पाक सीमा पर अस्थिरता का परिणाम है। स्कूलों का बंद होना और ब्लैकआउट स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा और दैनिक जीवन पर असर डाल रहे हैं। भारत की सैन्य तैनाती और त्वरित प्रतिक्रिया आतंकी खतरों को रोकने में प्रभावी है, लेकिन लंबे समय तक तनाव से स्थानीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से पर्यटन और कृषि को नुकसान हो सकता है। सरकार को स्थानीय समुदाय के लिए राहत पैकेज और मनोवैज्ञानिक समर्थन पर ध्यान देना चाहिए। भारत पाकिस्तान तनाव पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक सीज फायर का श्रेय लिया और कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की। भारत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। बांग्लादेश, कतर, तुर्की और यूके सहित 30 देशों ने सीज फायर का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की। भारत ने आईएमएफ में पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज का विरोध किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वे केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे, नागरिकों को नहीं। ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती है, क्योंकि भारत कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। भारत का आईएमएफ में रुख उसकी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन है, जो पाकिस्तान को वित्तीय दबाव में डाल सकता है। हालांकि वैश्विक समुदाय का शांति पर
जोर भारत और पाकिस्तान दोनों पर दबाव डालता है, जिससे सैन्य कार्रवाई में कमी आ सकती है। लेकिन अगर सीज फायर टूटता है तो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है, जो दक्षिण एशिया में व्यापार और निवेश को प्रभावित करेगा। पोप लियो का पहला संदेश, शांति की अपील। नवनिर्वाचित पोप लियो, जो पहले अमेरिकी पोप हैं, ने 11 मई को वेटिकन में अपने पहले संदेश में गाजा और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की अपील की। 12 मई को उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। पोप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया और पत्रकारों से विभाजनकारी खबरों से बचने को कहा। पोप लियो का शांति संदेश वैश्विक नेताओं पर नैतिक दबाव डालता है, लेकिन इसका तत्कालिक प्रभाव सीमित हो सकता है क्योंकि गाजा और यूक्रेन में संघर्ष जटिल भू राजनीतिक हितों से जुड़े हैं। एआई पर उनकी टिप्पणी तकनीकी विकास और नैतिकता के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। एक अमेरिकी पॉप का चयन वैश्विक कैथोलिक समुदाय में अमेरिका के प्रभाव को बढ़ा सकता है, लेकिन ये कुछ देशों में विवाद भी पैदा कर सकता है। भारत जैसे बहुधार्मिक देश में ये संदेश धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है। यूक्रेन रूस सीज फायर प्रस्ताव खारिज। यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों ने रूस से 12 मई से 30 दिन के बिना शर्त सीज फायर की मांग की थी, लेकिन रूस ने इसे खारिज कर दिया और प्रत्यक्ष वार्ता की मांग की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2022 के ड्राफ्ट समझौते को आधार बनाने का प्रस्ताव दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 15 मई को इस्तांबुल में पुतिन से मुलाकात की योजना बना रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के 18% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। रूस का सीज फायर खारिज करना उसकी सैन्य श्रेष्ठता और क्षेत्रीय नियंत्रण को बनाए रखने की रणनीति दर्शाता है। यूक्रेन की वार्ता की इच्छा उसकी सैन्य और आर्थिक कमजोरी को दिखाती है, क्योंकि पश्चिमी सहायता कम हो रही है। ये स्थिति वैश्विक ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यूक्रेन और रूस गेहूं और तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में 11 से 15 मई तक भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में भीषण गर्मी। लखनऊ में तापमान भी 42 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में जल्द पहुंचेगा। वैश्विक स्तर पर पूर्वी कांगो में बाढ़ से 62 लोगों की मौत, 50 लापता। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में बाढ़ से 7 की मौत। भारत में भारी बारिश और गर्मी जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। पूर्वोत्तर में बाढ़ से कृषि और बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है, जबकि गर्मी स्वास्थ्य और ऊर्जा खपत पर दबाव डालेगी। मानसून के समय शुरुआत किसानों के लिए राहत है, लेकिन अनियमित बारिश फसलों को प्रभावित कर सकती है। वैश्विक बाढ़ की घटनाएं विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन की कमी को उजागर करती है। भारत को जलवायु नीतियों को मजबूत करने की जरूरत है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोगों से बुद्ध के आदेशों को अपनाने का आह्वान किया। दिल्ली में नकली दवाओं का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस और औषधि नियंत्रण विभाग ने 14 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त की। कई लोग गिरफ्तार, जांच जारी। ये अभियान दक्षिण दिल्ली के एक गोदाम में चलाया गया, जहां कैंसर और मधुमेह की नकली दवाएं बनाई जा रही थी। यह घटना भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नकली दवाओं की गंभीर समस्या को उजागर करती है। नकली दवाएं मरीजों की जान जोखिम में डालती है और वैध दवा उद्योग को नुकसान पहुंचाती है। सरकार की त्वरित कार्रवाई प्रशंसनीय है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए कड़े नियम, आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और जागरूकता अभियानों की जरूरत है। यह मामला भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हर दिन देखते रहे आई न्यूज़ हिंदी।